हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4 चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 13 लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.13। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन और आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज करेंगे उसमें जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, जैसे टाइम ऑफ द फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मीनिंग यह है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते ए पॉइंट से कुछ हाइट से, उस कंडीशन में जब ये यहां से चलकर हमने पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, तो आपको बताया मैंने कि जब ये इसको आप पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करोगे, यानी कि अर्थ सरफेस के पैरेलल फेंकोगे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं जाएगा, ये इस तरीके से जाके अर्थ सरफेस से टकरा जाएगा। यहां से फेंका आपने तो हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग वेलोसिटी दिया, लेकिन ये इस तरीके से गया, अर्थ सरफेस पे टकरा गया। तो ए पॉइंट से चलकर एफ पॉइंट पर जब ये टकराएगा तो कितना टाइम लेगा, ये क्या कहलाता है? टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ द फ्लाइट का अगर डेफिनेशन की बात करें तो टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, कितनी देर तक वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, वो टाइम ऑफ द फ्लाइट है। तो कितनी देर में यहां से फेंकोगे, चलेगा चलेगा चलेगा, बस जैसे ही अर्थ सरफेस से टकराया टाइम ऑफ द फ्लाइट खत्म हो गया। टाइम ऑफ द फ्लाइट हमारा खत्म हो गया। देखो फ्लाइट जो प्लेन है वो रनवे पे खड़ा है, उसमें पैसेंजर बैठ रहे हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो रनवे पे चलने लगा, अभी नहीं। जैसे ही रनवे पे दौड़ते दौड़ते वो रनवे को छोड़ता है, टाइम ऑफ द फ्लाइट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो उतरेगा और रनवे को फिर से टच करेगा, तभी उसका टाइम ऑफ द फ्लाइट दोबारा से खत्म हो जाएगा। अगर वो रनवे पर ही चल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे तो कोई भी नहीं कहेगा उसको फ्लाइट, सब कहेंगे ये बस है तेरी, ये फ्लाइट बोली क्यों रहा है, उसको रनवे को तो छोड़ा ही नहीं, हवा में तो गया ही नहीं है। तो जब तक वो अर्थ सरफेस से टच रहेगा, रनवे पर रहेगा, तब तक उसका टाइम ऑफ द फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो अर्थ सरफेस को छोड़ेगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा से वो रनवे को टच करेगा, उसका टाइम ऑफ द फ्लाइट खत्म हो जाएगा। तो जितनी देर वो हवा में रहेगा वो टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लेगा वही हमारा टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगा या टाइम ऑफ द फ्लाइट कहलाएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। अब देखो इस पॉइंट से चला और यहां से जाकर यहां तक आ गया, तो उसने वर्टिकल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाइट कितना ट्रेवल किया, ए से लेकर ओ तक की जो हाइट है वो h है। बात समझना, देखो यहां से गया तो ऐसा ठीक है, लेकिन वर्टिकल के लॉन्ग तो h ही हाइट इसने कवर किया, तो हमने s की जगह लिख दिया h। अब ये जो वेलोसिटी है ये इस पॉइंट पर वर्टिकल के लॉन्ग, तो इस पॉइंट पे तो वर्टिकल के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आपके हाथ में बॉल है, तो आप तो ऐसे फेंक रहे हो, यानी कि बॉल को पकड़ के आप ऐसे फेंक रहे हो। जब आप इस तरीके से फेंक रहे हो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल के लॉन्ग तो वेलोसिटी दिया ही नहीं, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी 0। लेकिन जब आपने इसे फेंका, आपके हाथ से आगे गया, तो ग्रेविटी तो लग ही रहा है, तो ग्रेविटी ने उसे खींच लिया नीचे की तरफ। ठीक है, हाथ में था तब भी ग्रेविटी लग रहा था, लेकिन आप ज्यादा फोर्स लगा रहे, ग्रेविटी से खींच नहीं पा रही। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी जब भी वो बात करेंगे तो वो 0 होगी। तो ये हो गया 0। ठीक है, अब यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लेगा दैट इज कैपिटल T टाइम पीरियड प्लस 1/2। ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे G और T के प्लेस पर T स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, T ही तो निकालना है, T स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर ले आओ, 2H आ जाएगा अपॉन G, 2H के साथ मल्टीप्लाई में G H के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर T इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2H अपॉन G, ये आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ द फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया, जिसे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है ए पॉइंट से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, अर्थ सरफेस से टकरा रहा है, कितना टाइम लेगा, हाइट आपको पता है, आप H की वैल्यू पुट करें और G की वैल्यू 9.8 पुट करके आप टाइम ऑफ द फ्लाइट निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजेंटल रेंज में क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, एस के प्लेस पर लिख देंगे आर, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम हॉरिजेंटल रेंज बोल रहे हैं, इक्वल्स टू यू इस पॉइंट पर, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों ए पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो ये ही है। अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो, ये यहां पर आ गई पोजीशन और ये पॉइंट तो ये है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस यही है, तो हॉरिजेंटल रेंज निकालनी है। u हॉरिजेंटल के लॉन्ग वेलोसिटी, इस पॉइंट पर हॉरिजेंटल के लॉन्ग वेलोसिटी तो u है, लेकिन वर्टिकल के लॉन्ग क्या होती है, 0। तो बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल के लॉन्ग, तो वो तो लिख दिया u। यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया, कैपिटल T प्लस 1/2। जब हॉरिजेंटल के लॉन्ग बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना लेते हैं, 0। डेरिवेशन में भी ये चीज बताया था, क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं हॉरिजेंटल के लॉन्ग जो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा एजम्पशन है कि हमने एज्यूम करा था कि नो एयर रेजिस्टेंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल के लॉन्ग जा रहा है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी स्पीड तो कम होगी नहीं हॉरिजेंटल के लॉन्ग। भाई हम किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब एयर रेजिस्टेंस नहीं तो हॉरिजेंटल के लॉन्ग उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जब कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, अब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो इसलिए एक्सेलरेशन हो गया 0। तो हमारा r किसके बराबर हो गया, u कैपिटल T। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब क्या करना है, u तो एज इट इज लिख दिया, t तो हम यहां निकाल चुके हैं, तो ये हम दिस 2h/g। इस फॉर्मूले से आप हॉरिजेंटल रेंज निकाल सकते हैं, यानी कि O से F पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि T टाइम पीरियड, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लिया, उस टाइम को जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो U से। मान लो हमने कोई न्यूमेरिकल किया, टाइम की वैल्यू निकाल लिया, टाइम की वैल्यू आ गई 15 सेकेंड, ये आ गया मान लिया, ठीक है, सेकेंड आ गया। अब आपको हॉरिजेंटल रेंज निकालनी है और वेलोसिटी कितनी दे रखा है, ये u दे रखा है आपको, मान लिया u दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। अब आपसे रेंज पूछा है तो रेंज में क्या करना है, 10 यहां पुट कर देना, u के प्लेस पे 10, और ये तो पूरा सॉल्व करके निकाल चुके हैं, ये t की वैल्यू इंटू 15, बस हो गया काम, 150 मीटर आ गया भाई। रेंज कितनी आ गया, 150 मीटर। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, थर्ड पॉइंट क्या निकालना है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। देखो वही बहुत आसान सा पॉइंटों से समझना। पहली चीज तो एक बात आप ये समझिए, बेसिक चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो करता है या सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो करता है या सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है किसी भी पॉइंट पर जो आप निकालते हो, वो कैसे पता करते हैं, पहले तो उस चीज को आपको समझना है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है, थर्ड पॉइंट है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट। देखो मैंने बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए जिस भी पॉइंट पर निकाला वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगी। जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा, तो ये भी तो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है या इससे नीचे निकालनी है, ऊपर निकालनी, कहीं भी पॉइंट ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, टेंजेंट, ये इस पॉइंट पर ये टेंजेंट इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर वेलोसिटी बता रही है, ये हमारी हो गई ये वेलोसिटी। अब इस पॉइंट पर देखो एक बात समझना, अब ये जो वेलोसिटी हो गई ये ना तो वर्टिकल के लॉन्ग है ना हॉरिजॉन्टल, तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। एक कंपोनेंट ये बनाया, एक कंपोनेंट हमने इसका ये बना लिया, ये इस तरीके, एक कंपोनेंट ये बनाया और एक कंपोनेंट ये बना लिया। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो वेलोसिटी है ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही, बीटा।
इसका कितना एंगल बना है, बीटा। ठीक, हमें ये निकालनी है वेलोसिटी v। अब ये जो वेलोसिटी v होती है ये किसके बराबर होगी, ये जो v होती है ये होती है रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होती है, इसके बराबर होती है। अब आपको लग रहा है ये कैसे आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बना कहां से दिया, देखो ये वी एक्स वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वी वाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर है ही। इस वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम ही है और ये वी एक्स और वी वाई पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमने क्या करना है, और ये हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया, तो जो डायगोनल होता था वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो ये जो v हो गया ये किसके बराबर होगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस, इसको यहां कॉस, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90, ये रूट के अंदर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो क्या बचा v इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरीके से ये v इसके बराबर। अब कोई बच्चा कह रहा है हमें इससे भी समझ में नहीं आ रहा, हमें ये पैरेललोग्राम लॉ ही नहीं आता है जो हम इसको समझें, तो इसको छोड़ो, अब दूसरे तरीके से समझो। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हम हटा देते। बच्चा क्या बोल रहा है, कह रहा है हमें कोई ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ कोई लॉ नहीं आता, दूसरे तरीके से समझाओ, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमने ठीक है भाई दूसरे तरीके से। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया, हम इसको क्या करते हैं इस तरीके से ये ले लेते, थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा ये मैं ऐसा, ये ठीक। मैंने क्या करा, ये साइड इसको इधर यहां मिला दिया और इस साइड को ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एरो है ये वी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल एरो वी वाई को, तो भाई ये भी वी वाई हो गया, भाई ये भी वी वाई हो गया, भाई ये वी वाई है, ये भी वी वाई है, ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स हो जाएगा। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि उसको ले लेते हैं हम m, इसको पॉइंट ले लेते हैं n और इसको ले लेते हैं q। ये ट्राइंगल है, एम एन क्यू ट्राइंगल ले लो। ये वाला जो एरो है ये बीच वाला जो डायगोनल बनना है इसका, ये इसको v से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये अभी इसमें एम एन क्यू, देखो ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल एम एन क्यू, ये वाला एम एन क्यू राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये एम क्यू तो हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे एम क्यू, एम क्यू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एम एन के स्क्वायर, एम एन के स्क्वायर प्लस एन क्यू के स्क्वायर, एन क्यू के स्क्वायर। तो एम क्यू किसके बराबर है, वी के बराबर, तो वी का स्क्वायर। एम एन किसके बराबर है, वी एक्स के बराबर, तो इसका स्क्वायर। और एन क्यू किसके बराबर है, वी वाई, तो इसका स्क्वायर। तो वी किसके बराबर हो गया, रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो ऐसे समझ लो। अगर आपको ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ नहीं आता समझ में, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अगर ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर रहेगी, ये बेस रहेगी। ये एंगल ले लेते ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ये तो लिख ही रखा है। अब ये हमने लिख दिया, अब हमको थोड़ा सा इसमें और क्या करना है, बहुत आसान सा है कि ये जो वी एक्स और वी वाई इनकी वैल्यूज निकालना है। तो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, जैसे हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v के प्लेस पर मैंने लिख दिया vx, v के प्लेस पर vx, यानी कि ये वाली वेलोसिटी, इस पॉइंट को इनिशियल, इस पॉइंट को फाइनल और इसको इनिशियल मान लिया। ये हमारा इनिशियल है, ऑब्जेक्ट यहां से चला यहां पर। अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये इनिशियल ये फाइनल। अगर इधर की बात करें तो ये इनिशियल ये फाइनल, इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये इनिशियल ये फाइनल।
इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये इनिशियल, ये फाइनल। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल अलोंग vx, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा भी फाइनल है। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल अलोंग वेलोसिटी कितनी u प्लस एक्सेलरेशन कितना ले रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल अलोंग, पहले ही बताया 0, और टाइम ले लिया t, तो क्या हो गया vx इक्वल टू u, ये इतना आ गया। ठीक, अब देखो एक चीज है, ये कंफ्यूज मत होना, इस पॉइंट का टाइम t, इस पॉइंट का टाइम है, इसको भी t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू थोड़ी दिखाई है t। मान लो अगर ये 10 सेकंड है तो यहाँ पे 15 सेकंड हो जाएगा, तो लिखेंगे तो t से ही, तो इसलिए t लिख दिया। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये भी t लिख दिया, इस पॉइंट का भी टाइम t ले लिया, हर पॉइंट का होगा तो t, लेकिन फर्क क्या होगा, वैल्यू अलग होगी। यहाँ पे t होगा 10 सेकंड, तो यहाँ पे ले लिया 15, यहाँ पे 20, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो vx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, u, ए के प्लेस पे 0 लिखा, मैं पहले ही बता चुका हूँ हॉरिजॉन्टल के अलोंग एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट जब जाएगा मूव करेगा हॉरिजॉन्टल अलोंग तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अब फिर लिखा, इसके प्लेस पे लिख दिया vy। अब हमने वर्टिकल वाले की बात कर रहे हैं, इस vy को निकालना है। इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, फाइनल ये रहेगा। इस पॉइंट पर वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी vy, इस पॉइंट पर वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी कितनी, जब वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इस u के प्लेस पर भी वर्टिकल की बात करेंगे, इस पॉइंट पर वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी 0 होती है, पहले ही बताया। प्लस अब a की प्लेस पे क्या आ जाएगा g, क्योंकि अब तो वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल में तो ग्रेविटी लग रही है। और फिर हमने लिख दिया t के प्लेस पे t, तो क्या हो जाएगा, vy किसके बराबर आ गया, gt के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखें बहुत आसान हो गया, vx की जगह क्या लिख देंगे हम, u। अब vx की जगह u लिख दिया, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और vy के प्लेस पे क्या लिख दिया, gt, तो gt ये आ गया, इसका भी स्क्वायर और रूट के अंदर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो जो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले ड्राइव करवाए, टाइम ऑफ द फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, आप इन्हीं को यूज करके डायरेक्टली न्यूमेरिकल निकालें। बहुत सारी बुक्स में ऐसा दे रखा होता है कि जब v निकालने को बोला होता है तो उसमें पूरा वो इस तरीके से डेरिवेशन ड्राइव कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल में इस तरीके से डेरिवेशन ड्राइव करके फिर फॉर्मूला बना के तब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसा ना करें, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखें, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, और जब वो अर्थ सरफेस से टकरा रहा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेंका गया, वो अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हर एक बच्चे को लगता है अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो उसके बाद तो 0 हो जाएगी। अरे टकराने के बाद 0 होगी, टकराएगा तो कितनी होगी उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। टकराने के बाद की नहीं, टकराने के बाद तो 0 हो ही जाएगी, लेकिन जब वो टकराएगा अर्थ सरफेस तब कितनी वेलोसिटी होगी। तो जब भी कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, जब वो अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसे आप ये ना समझें 0 होगी, टकराने के बाद 0 होगी, वो टकराने वाली पूछ रहा है। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यहां पर है तब भी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर, पूरे जर्नी में इस पॉइंट, इसमें किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी, आप डायरेक्टली इसे लगाएं, आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी पुट कर दें, मान लो इस पॉइंट की निकालना है वेलोसिटी, जी की वैल्यू आपको पता है, नहीं तो उसमें दे रखा होगा, कभी 10 भी दे रखा होता तो 10 पुट कर दें। इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, अगर हुआ क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसको पुट कर दें और आप सॉल्व कर लें। तो बड़े आसानी से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आप एक चीज और भी ध्यान रखना, जब भी आपको डेरिवेशन करने के लिए आता है, ये डेरिवेशन आता है कि प्रूव दैट पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। एक और डेरिवेशन है, उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इस टाइप का डेरिवेशन है, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का, ये भी प्रोजेक्टाइल का ही है। इसमें ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल वाला। तो जब ये डेरिवेशन करते हैं, इसके साथ यही एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आते हैं। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, वो बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट का एक्सप्रेशन, जो आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, टाइम ऑफ द फ्लाइट का एक्सप्रेशन t इक्वल्स टू √2h/g, ये आपने पढ़ा। दूसरा एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, एक रेंज वाला पढ़ा, फर्स्ट टाइम ऑफ द फ्लाइट, दूसरा रेंज का ये u √2h/g। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये 3 फॉर्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा,
अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन आ रहा है उसमें कह रहे हैं इनको बनाना है, इनको लिखना है, तो इनको डिराइव ही करना है, इनको डायरेक्टली नहीं लिखना है आपको, इनको डायरेक्टली नहीं लिखना। जैसे अभी ड्राइव करवाया, इनको उसी तरीके से आप ड्राइव करना है, एक दो स्टेप में जो भी इसका डेरिवेशन अभी कराया आपको। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दें। बात समझ में आया? और जब डेरिवेशन में आता है तो इसको आप ड्राइव करके दिखाएंगे, उस समय आप डायरेक्टली से नहीं लिखेंगे। अगर आपको टीचर बोलते हैं कि भाई इसको डायरेक्टली लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। इतना समझ में आया? इट्स ओके। तो बच्चों आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। आप कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर लेक्चर बना दूंगा। ओके।